Good morning, students. Today we are discuss foreign exchange rate. First of all, we discuss foreign exchange. Foreign exchange mean to foreign currency. The stock of foreign exchange with a country refer to stock of all foreign currency with the RBI at the point of time. The stock of foreign exchange with a country यानी कि जो स्टॉक होता है फॉरेन एक्सचेंज का एक कंट्री के पास रेफर टू द स्टॉक ऑफ ऑल फॉरेन करेंसी विद द आरबीआई एट द पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि आरबीआई के पास एट द पॉइंट ऑफ टाइम पे जो फॉरेन एक्सचेंज यानी या फॉरेन करेंसी का जो स्टॉक है उसे हम क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इज टू मेजर द एंटायर स्टॉक इन टर्म यूएस डॉलर। इसको हम यूएस डॉलर के अंदर मेजरमेंट करते हैं और बाई कन्वर्टिंग द वैल्यू ऑफ करेंसी इनटू यूएस डॉलर। जो अदर कंट्री की जो करेंसी है उन करेंसी की वैल्यू हम यूएस डॉलर में कन्वर्ट करके फिर हम यूएस डॉलर में क्या है इस एंटायर स्टॉक का मेजरमेंट करते हैं कि कितना आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज स्टॉक है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट। द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर ए फॉरेन करेंसी इज़ नोन फॉरेन एक्सचेंज रेट। डोमेस्टिक करेंसी को जिस रेट पे फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज किया जाता है उसे हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल भी गिवन है, जैसे कि एक डॉलर के लिए 50 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट जो होती है वो हमेशा रेशियो में शो की जाती है। दो कंट्रीज़ की बीच में जो करेंसी का एक्सचेंज हुआ है, तो जैसे यूएसए की करेंसी क्या है, डॉलर है, और इंडिया की करेंसी क्या है, रुपीज़ है। तो यानी कि एक डॉलर के लिए कितने रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सचेंज रेट है वो किसमें प्रेजेंट की जाती है, रेशियो के अंदर प्रेजेंट की जाती है। और इट इज़ द प्राइस ऑफ करेंसी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ अदर करेंसी, यानी कि जो ये रेट जो यहाँ पे ये रेशियो शो किया गया है ये क्या एक्सप्रेस करता है, इट इज़ द प्राइस ऑफ करेंसी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ अनदर करेंसी। अनदर करेंसी के टर्म में करेंसी की वैल्यू या करेंसी की प्राइस को एक्सप्रेस किया गया है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। एक्सटर्नल वैल्यू भी हम कह सकते हैं इसको डोमेस्टिक करेंसी की। ठीक है, जैसे यहाँ पे $1 के लिए कितने रुपए देने पड़े, 50 रुपीज़ देने पड़े। ठीक है, एक तो ये एक्सचेंज रेट बता रही है, दूसरी अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर हमें अपनी करेंसी की वैल्यू बतानी पड़े या एक्सटर्नल वैल्यू, तो इसका मीनिंग क्या है कि 50 रुपीज़ में कितने डॉलर आएंगे, $1 आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इन एक्सटर्नल वैल्यू को भी शो करती है एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट है इसमें बेटा फ्लैक्सीबल एंड फिक्स एक्सचेंज रेट। तो फ्लैक्सीबल एक्सचेंज रेट का हम मीनिंग करेंगे ओनली। ठीक है, तो जो एक्सचेंज रेट है वो दो पार्ट में डिवाइड की गई है, एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, दूसरी है फिक्स एक्सचेंज रेट। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को ही आल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहा जाता है, इज़ दैट रेट विच इज डिटरमाइन द सप्लाई डिमांड फोर्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की जो मार्केट फोर्स है डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा क्या है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिटरमाइन की जाती है। यानी कि जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डिमांड फॉरेन करेंसी की और सप्लाई फॉरेन करेंसी की इक्वल होगी, वहाँ पे क्या होती है, ये रेट डिटरमाइन होती है। और इट इज़ आल्सो कॉल्ड फ्री एक्सचेंज रेट। इट इज़ डिटरमाइंड बाय द फ्री प्ले ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फोर्स इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। इंटरनेशनल मनी मार्केट कहा जाए या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहा जाए, उसमें जो सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस के द्वारा जो रेट डिटरमाइन की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहा जाता है। द एक्सचेंज रेट एट विच डिमांड फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू द सप्लाई, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई फॉरेन करेंसी की इक्वल होंगी वहाँ पे जो रेट डिटरमाइन होती है उसे कहा जाता है पर रेट ऑफ एक्सचेंज, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है बेटा कि सीबीएसई ने डिटर्मिनेशन ऑफ द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो आपके सिलेबस में से कट कर दिया है, तो ये आगे हम नहीं करेंगे इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट इसमें ये डिटर्मिनेशन का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट
ये जितने भी टॉपिक गए हैं ये हमें नहीं करने हैं बेटा। यहाँ से आ जाओ फिक्स एक्सचेंज रेट, ठीक है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का आपका ओनली सिलेबस में क्या है, मीनिंग गिवन है, और डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वो आपके सिलेबस में से कट हो गया है बेटा। CBSE ने अब की बार वो सिलेबस में से हटा दिया है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट नहीं करेंगे। फिर ये होता है कि इसके अंदर जो डिटर्मिनेशन में एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी आती है, वो थोड़ा सा मीनिंग आप देख लेना, ठीक है। एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी क्या है और डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी क्या है, आगे इसमें आ जाएगा फिक्स एक्सचेंज के रेट, वहाँ भी हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एक्सचेंज रेट आती है हमारी फिक्स एक्सचेंज रेट। तो फिक्स एक्सचेंज रेट इज सेट टू बी फिक्स देन इट इज सेट या मेंटेन बाय द गवर्नमेंट एट पर्टिकुलर लेवल। जो गवर्नमेंट के द्वारा सेट की जाती है, मेंटेन की जाती है एक पर्टिकुलर लेवल पे, उस एक्सचेंज रेट को हम फिक्स एक्सचेंज रेट कहते हैं। द गवर्नमेंट मे सेट इट एट द लेवल हायर और लोअर दैन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट एज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फॉर सप्लाई एंड डिमांड। देखो फिक्स एक्सचेंज रेट जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज की इक्वल होती है, वहाँ पे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होती है, ठीक है। गवर्नमेंट ये जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे डिटरमाइन हुई है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इससे हायर भी एक्सचेंज रेट सेट कर सकती है, इससे लोअर भी कर सकती है, ठीक है। यानी कि जो मार्केट फोर्स के द्वारा जो एक्सचेंज रेट जिसे हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहते हैं, जो वो एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हुई है, उससे वो गवर्नमेंट हायर भी एक्सचेंज रेट सेट कर सकती है और लोअर भी, ठीक है। तो उस जो गवर्नमेंट के द्वारा सेट की जाएगी या मेंटेन की जाएगी उसे हम कहेंगे फिक्स एक्सचेंज रेट। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है ये, व्हेन एक्सचेंज रेट इज सेट हायर देन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट ये है बेटा ई पॉइंट पर, और गवर्नमेंट ने क्या किया है, इससे हायर एक्सचेंज रेट डिटरमाइन की है, ठीक है। अब इसको आगे एक्सप्लेन किया गया है, हायर अगर डिटरमाइन करते हैं तो क्या होता है। वैसे अगर मार्केट में देखा जाए तो एक्सचेंज रेट कितनी है, $1 के लिए 50 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं, यानी कि $1 की वैल्यू किसकी इक्वल है, 50 रुपीज़ की इक्वल, या 50 रुपीज़ की वैल्यू किसकी इक्वल है, $1 की इक्वल। और गवर्नमेंट ने जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन की है वो है $1 के प्राइस कितने की इक्वल, 60 रुपीज़ की इक्वल, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने एक्सचेंज रेट क्या है, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट से हायर एक्सचेंज रेट सेट की है या डिटरमाइन की है। तो इसमें क्या होगा कि ये मतलब क्या शो करता है कि अगर मान लो कि गवर्नमेंट क्या करती है, हायर रेट ऑफ एक्सचेंज डिसाइड करती है, द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हैज़ बीन डेलिबरेटली लोअर्ड बाय द गवर्नमेंट। सिंपल सी चीज़ है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, इंडियन रुपीज़ की वैल्यू को क्या कर दिया है, कम कर दिया है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड डीवैल्यूएशन, इसे हम क्या कहेंगे, डीवैल्यूएशन कहेंगे। यानी कि गवर्नमेंट जब क्या करती है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को डेलिबरेटली लोअर कर देती है, तो उसे हम कहते हैं डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। डीवैल्यूएशन अलग है डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी से। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, डिमांड एंड सप्लाई इस पॉइंट पे इक्वल है, ठीक है। और गवर्नमेंट ने जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन की है वो ये है। तो गवर्नमेंट ने क्या है कि जैसे कि इक्विलिब्रियम पॉइंट की अगर बात की जाए तो 50 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं $1 के लिए, ठीक है। और अगर ये तो मार्केट फोर्स के थ्रू डिटरमाइन हुई है, यानी कि जिसे हम फ्री मार्केट या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहते हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो फिक्स की है वो 60 रुपीज़ $1 के लिए पे करने पड़ रहे हैं। तो यानी कि डॉलर तो वन ही मिल रहा है, लेकिन पेमेंट क्या बढ़ गई है, ज़्यादा बढ़ गई है। इसका मीनिंग क्या है कि हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई है, डाउन हो गई है, ठीक है। और ये गवर्नमेंट ने अपनी मर्जी से किया है, ठीक है। तो डीवैल्यूएशन, जब गवर्नमेंट क्या करती है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को डाउन करेगी तो वो होता है डीवैल्यूएशन। डेप्रिसिएशन में क्या होता है कि इंटरनेशनल मार्केट, मनी मार्केट में जो मार्केट फोर्स है उनके कारण करेंसी की वैल्यू क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, तो उसे हम कहेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, डीवैल्यूएशन में गवर्नमेंट का रोल होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को कम कर देती है, ठीक है।
इसमें तो गवर्नमेंट ने डीवैल्यूएशन किया। डेप्रिसिएशन में क्या होता है कि डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी अकर व्हेन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी रिड्यूस इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट बिकॉज ऑफ मार्केट फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। मार्केट फोर्स जो है सप्लाई एंड डिमांड के कारण क्या होता है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डाउन होती है, तो उसे हम कहेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, जैसे कि मान लो कि डॉलर की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है इंटरनेशनल मार्केट में। सपोज करो डॉलर की डिमांड क्या हो गई है, ज़्यादा। अब डॉलर की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई क्या है, कम है, तो डॉलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब डॉलर महंगा होगा तो हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो हमारी करेंसी का क्या हो गया है, डेप्रिसिएशन हो गया है। तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई इंटरनेशनल मनी मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड एंड सप्लाई के कारण क्या होता है, करेंसी का डेप्रिसिएशन होता है और डीवैल्यूएशन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट इसमें इम्प्लीकेशन ऑफ डीवैल्यूएशन। अब देखो कि डीवैल्यूएशन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है करेंसी का क्या करना है, डीवैल्यूएशन। ठीक है, तो इसमें हमने डायग्राम देखा, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज यहाँ पे है, गवर्नमेंट ने एक्सचेंज रेट डिसाइड की है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिमांड जो है वो क्या है, कम, और सप्लाई जो है ज़्यादा, यानी कि डिमांड इज़ लेस देन सप्लाई। ठीक है, अब इसको हम गवर्नमेंट अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होगी, नीचे डाउन आएगी। तो इसी सिचुएशन पे बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट अब क्या करे। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो इंटरनेशनल मार्केट में क्या होती है, फॉरेन एक्सचेंज की डॉलर की सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। अब डिमांड कम होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, तो एक्सचेंज नीचे डाउन आएगी। ठीक है, और गवर्नमेंट को क्या करना है, करेंसी का डीवैल्यूएशन बनाए रखना है। तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या करे, इस जो एक्स्ट्रा सप्लाई है इसको कैसे कंट्रोल करे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी इसके लिए, गवर्नमेंट क्या आरबीआई करता है, दिस वुड लीड टू फॉल इन द एक्सचेंज रेट। इसके कारण क्या होगा, एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इन विच सिचुएशन द वेरी पर्पज ऑफ डीवैल्यूएशन वुड बी लॉस्ट। अगर ऐसा होगा कि एक्सचेंज रेट डिक्रीज होगी तो जो डीवैल्यूएशन का पर्पज है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इसलिए गवर्नमेंट के लिए एसेंशियल हो जाता है कि जो एक्सेस सप्लाई हुई है, ये जो एक्सेस सप्लाई है इसको क्या करे, कम करे, अब्जॉर्ब करे। कैसे करे, बाय वे ऑफ इट्स ओन परचेज ऑफ द फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। जो ये जितनी एक्स्ट्रा सप्लाई है डॉलर की वो गवर्नमेंट क्या कर ले, परचेज कर ले। अगर एक्स्ट्रा सप्लाई को अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिमांड और सप्लाई इक्वल, और जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि करेंसी का डीवैल्यूएशन, उस पर्पज़ में गवर्नमेंट क्या रह पाएगी, सफल हो पाएगी। अकॉर्डिंगली द गवर्नमेंट रिजर्व ऑफ फॉरेक्स मस्ट राइज। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, जब सप्लाई एक्स्ट्रा डॉलर की सप्लाई को परचेज कर लेगी तो गवर्नमेंट रिजर्व फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व है या स्टॉक है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और आरबीआई इज इंगेज इन द सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी इन इंटरनेशनल मनी मार्केट। और आरबीआई का काम होता है कि वो क्या करता है, इंटरनेशनल मनी मार्केट में फॉरेन करेंसी की सेल एंड परचेजिंग करता है। नेक्स्ट है इसके अंदर बेटा, व्हेन एक्सचेंज रेट इज सेट लोअर द इक्विलिब्रियम पॉइंट। दूसरा केस, अगर मान लो कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो लोअर, ठीक है, यानी कि इक्विलिब्रियम पे तो 50 रुपीज़ पे करने पड़ रहे थे $1 के लिए, अब क्या है 40 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं $1 के लिए। इसका मीनिंग गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपनी करेंसी का एप्रिसिएशन कर दिया है, सॉरी एप्रिसिएशन नहीं कहेंगे, रीवैल्यूएशन कर दिया है इसका। ठीक है, जब गवर्नमेंट करेगी तो रीवैल्यूएशन है, इंटरनेशनल मनी मार्केट की जो मार्केट फोर्स है डिमांड एंड सप्लाई वर्क करेंगी तो एप्रिसिएशन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो पहले कितने 50 रुपीज़ पे करते थे $1 के लिए, अब कितने रुपीज़ पे कर रहे हैं, 40 रुपीज़ पे कर रहे हैं $1 के लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर दिया है। द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हैज़ बीन डेलिबरेटली रेज बाय द गवर्नमेंट, और दिस इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें गिवन है रीवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस है। तो एप्रिसिएशन में क्या होता है बेटा, जो इंटरनेशनल मनी मार्केट में मार्केट फोर्स है डिमांड एंड सप्लाई के कारण हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, उसे हम कहेंगे एप्रिसिएशन। और रीवैल्यूएशन में क्या होता है कि रीवैल्यूएशन में डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है डेलिबरेटली रेज बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, बाय लोअरिंग द एक्सचेंज रेट। ठीक है, यहाँ पे मार्केट फोर्स एंड मार्केट सप्लाई का कोई रोल नहीं होता है, इसे हम क्या कहेंगे, रीवैल्यूएशन। ठीक है,
जैसे एप्रिसिएशन में क्या होता है कि मान लो कि सपोज करो जो डॉलर है उसकी इंटरनेशनल मार्केट में क्या है, डिमांड ज़्यादा और सप्लाई क्या है, कम, सॉरी डिमांड कम और सप्लाई क्या है, ज़्यादा है। अब डिमांड कम होगी डॉलर की और सप्लाई ज़्यादा होगी तो डॉलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और डॉलर की वैल्यू कम होगी तो हमारी जो रुपीज़ की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ठीक है, ये इसे क्या कहेंगे, एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी कहेंगे। ये इंटरनेशनल मार्केट में जो मार्केट फोर्स एंड डिमांड एंड सप्लाई के कारण क्या हुआ है कि हमारी करेंसी की वैल्यू हाई हो गई है और जो अदर कंट्री की करेंसी की वैल्यू है वो क्या, या फॉरेन करेंसी जो है उसकी वैल्यू क्या हो गई है, डाउन हो गई, उसे एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी कहा जाता है। इम्प्लीकेशन ऑफ द रीवैल्यूएशन, देखो रीवैल्यूएशन लीड्स टू एक्सेस डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई क्या है, कम है। ठीक है, डिमांड ग्रेटर है और सप्लाई क्या है, लोअर है। अब सिंपल सी चीज़ है, डिमांड कम होगी और सप्लाई ज़्यादा होगी फॉरेन करेंसी की तो फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और इंक्रीज होकर वापस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगी। तो जो गवर्नमेंट ने रीवैल्यूएशन किया है तो अपने उस पर्पज़ को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, जो डिमांड ग्रेटर है उसको पूरा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई क्या है, कम है, तो गवर्नमेंट क्या करे, इंटरनेशनल मार्केट में जो फॉरेन करेंसी है उसकी सप्लाई को बढ़ा दे। अब उसकी सप्लाई को बढ़ा देगी तो जो डिमांड है वो पूरी हो जाएगी और डिमांड पूरी हो जाएगी तो हमारी जो करेंसी का जो रीवैल्यूएशन क्या है वो उसी लेवल पर बना रहेगा। यानी कि डिमांड यहाँ पे ज़्यादा है तो सप्लाई को बढ़ाया जाएगा तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा और फिर हम इसी लेवल पे करेंसी का रीवैल्यूएशन बना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट या ओल्ड वेरिएंट ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। सबसे पहले जो एक्सचेंज रेट का सिस्टम चलता था वो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट था, या इसको कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट इज़ एन ओल्ड वेरिएंट ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स एक्सचेंज रेट से पहले जो था गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था और इस सिस्टम में क्या किया जाता था, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम प्रीवेलेंट इन मोस्ट कंट्री इन पीरियड टू 1920। 1920 से पहले ये सिस्टम होता था। गोल्ड वाज टेकन एज ए कॉमन यूनिट द पैरिटी बिटवीन द करेंसी ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज। गोल्ड को क्या लिया करता, गोल्ड जो है कॉमन यूनिट होती थी जो डिफरेंट कंट्रीज़ की जो करेंसी है उसको मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, यानी कि सभी कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू गोल्ड में मेजरमेंट करती थी। ईच कंट्री वुड डिफाइन वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन टर्म ऑफ गोल्ड। वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म ऑफ गोल्ड ऑफ द अदर करेंसी वाज फिक्स कंसिडरिंग गोल्ड वैल्यू ऑफ द ईच करेंसी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखो कि यूके 1 पाउंड की जो वैल्यू है वो 4 ग्राम गोल्ड के इक्वल है और यूएस डॉलर की जो 1 डॉलर की वैल्यू है वो 2 ग्राम गोल्ड के इक्वल है। अब यहाँ पे एक्सचेंज रेट अगर डिटरमाइन हो की जाए तो यूके ने कहा कि 1 पाउंड की वैल्यू 4 ग्राम गोल्ड के इक्वल और डॉलर की 1 डॉलर की वैल्यू 2 ग्राम गोल्ड के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि 1:2, 1 पाउंड के लिए 2 डॉलर पे करने पड़ेंगे। ठीक है, 1 पाउंड के लिए कितने डॉलर देने पड़ेंगे, 2, क्योंकि 1 डॉलर से कितना ग्राम गोल्ड आता है, 2 ग्राम गोल्ड आता है और 1 पाउंड से कितना आता है, 4 ग्राम गोल्ड आता है। तो इक्वल करने के लिए यानी कि 2 डॉलर से कितना ग्राम गोल्ड आएगा, 4 ग्राम गोल्ड आएगा। तो यहाँ पे 1 पाउंड के लिए 2 डॉलर। ठीक है, ऐसे सभी कंट्री क्या करती थी, अपनी करेंसी की वैल्यू गोल्ड में डिटरमाइन करती थी और फिर उसमें एक्सचेंज रेट डिटरमाइन की जाती थी। दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वाज आल्सो नोन एज मिंट वैल्यू ऑफ एक्सचेंज और मिंट पैरिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। मिंट वैल्यू ऑफ करेंसी इम्प्लाई गोल्ड वैल्यू ऑफ द करेंसी। नेक्स्ट है इसके बाद जो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम है उसके बाद आई थी ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज या एडजस्टेबल पैग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ब्रेटन वुड सिस्टम, तो यहाँ बॉक्स में आपको गिवन है ब्रेटन वुड एक जगह है। ठीक है, वहाँ पे एक मीटिंग हुई थी और यूनाइटेड नेशन जो थे वहाँ पे मिलके सभी ने ये ब्रेटन वुड में एक मीटिंग हुई थी 1944 के अंदर। उस टाइम पे क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सेट किया गया था। यानी कि ब्रेटन वुड सिस्टम इज नेम्ड आफ्टर यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट ए ब्रेटन वुड यूएसए इन 1944 विच लीड्स टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ IMF।
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो ब्रेटन वुड सिस्टम इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो यूएसए के ब्रेटन वुड जगह पे हुई थी, इसलिए इसको हम ब्रेटन वुड सिस्टम भी कहा जाते हैं, या इसको हम एडजस्टेबल पैग सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था, ब्रेटन वुड्स सिस्टम अलाउड सम एडजस्टमेंट, सो इट इज़ कॉल्ड एडजस्टमेंट पैग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। इसमें क्या क्या था, डिफरेंट करेंसी जो है आर पैग्ड टू द करेंसी दैट यूएस डॉलर, सभी देशों की जो करेंसी है उसको यूएस डॉलर के साथ पैग कर दिया था, रिलेटेड कर दिया गया था, और यूएसए की जो वैल्यू डॉलर, यूएसए डॉलर की जो वैल्यू है वो गोल्ड में फिक्स की जाती थी। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म यूएस डॉलर अल्टीमेटली इम्प्लाइड वैल्यू ऑफ दैट करेंसी इन टर्म ऑफ गोल्ड। अगर देखा जाए तो देखो इनडायरेक्ट वे से क्या किया गया था, गोल्ड में ही वैल्यू को फिक्स किया गया था। सभी कंट्री अपनी वैल्यू किस में फिक्स करेंगी, डॉलर में फिक्स करेंगी। डॉलर की जो वैल्यू है वो किस में फिक्स होगी, वो गोल्ड के अंदर फिक्स होगी। तो गोल्ड भी तो, डॉलर भी तो किस में फिक्स किया गया है, गोल्ड के अंदर। तो यही चीज़ बताई गई है यहाँ पर कि सभी कंट्री जो अपनी करेंसी की वैल्यू गोल्ड, एक तरीके से देखा जाए तो गोल्ड में ही फिक्स कर रही थी। गोल्ड कॉन्टिन्यू टू बी अल्टीमेटली यूनिट ऑफ पैरिटी बिटवीन एनी टू करेंसीज। Adjustment in the parity value of currency was possible but only if allowed by the IMF। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है अगर वो अलाउ करता है तभी क्या है, पैरिटी वैल्यू में क्या हो सकती थी, एडजस्टमेंट हो सकती। इवन दिस सिस्टम वाज अबंडेंटेड इन 1977। 1944 में हमने देखा था कि ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आ गया था। 1977 में ये बंद हो गया। इट वॉज रिप्लेस बाय द फ्लैक्सीबल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, इसकी जगह पे क्या है, फ्लैक्सीबल एक्सचेंज रेट सिस्टम आ गया। अब डिफरेंस गिवन है फिक्स एक्सचेंज रेट और फ्लैक्सीबल एक्सचेंज रेट, तो यहाँ पे डिफरेंस ये क्वेश्चन नहीं आ सकता क्योंकि फ्लैक्सीबल एक्सचेंज रेट का हम ओनली मीनिंग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें मैनेज फ्लोटिंग, फ्लैक्सीबल एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन नहीं किया हमने क्योंकि वो सिलेबस से कट है। मैनेज फ्लोटिंग क्या होती है, even when exchange rate is determined by the force of supply and demand, at time the central bank intervene to manage the exchange rate so that it does not slip out the desired limit, it is called managed floating। it may be defined as under। देखो जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन की जाती है मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा। ठीक है, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो जाती है वहाँ पे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो जाती है। लेकिन गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जो एक्सचेंज रेट इंटरनेशनल लेवल पे डिटरमाइन की गई है उसको वो अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग चाहेगी, तो वो गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरवेंशन, यानी कि RBI जो होता है उसको मैनेज करता है। उसको मैनेज करने के लिए जो RBI मैनेजमेंट करेगा, तो इसलिए इसको हम कहते हैं मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ठीक है, मैनेज फ्लोटिंग इसे कहा जाएगा क्योंकि देखो सभी जो इंटरनेशनल लेवल पे जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होती है, ठीक है, वो सभी कंट्री ट्रेड करती हैं। तो कोई कंट्री चाहती है कि हमारी करेंसी का रीवैल्यूएशन या डीवैल्यूएशन करना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करती है, उसको मैनेज करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो मैनेज फ्लोटिंग इज ए सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट in which there is occasionally intervention by the central bank to influence the float or manage the float, it is called dirty floating। ठीक है, जो एक्सचेंज रेट या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो डिटरमाइन हुई है वो ओकेजनली सेंट्रल बैंक द्वारा क्या की जाती है, इन्फ्लुएंस की जाती है, उसके फ्लोट को मैनेज करते हैं। ठीक है, इसे मैनेज फ्लोटिंग या डर्टी फ्लोटिंग कहा जाता है। अब ये है हाउ डज द सेंट्रल बैंक एक्सरसाइज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द फ्लोट और मार्केट एक्सचेंज रेट, कैसे वो मैनेज करता है इस चीज़ को। तो सब जैसे कि मान लो यहाँ पे गिवन है एग्जांपल के थ्रू, इट इज़ थ्रू द सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। ठीक है, वो इंटरनेशनल मनी मार्केट में फॉरेन करेंसी की सेल और परचेज से क्या करेगा, उसको मैनेज करेगा। सपोज करो व्हेन द एक्सचेंज रेट needed to be reduced the central bank release the supply of US डॉलर। देखो ये डिमांड एंड सप्लाई है, यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन हुई है। ठीक है, अब मान लो कि RBI क्या चाहता है कि जो एक्सचेंज रेट है वो रिड्यूस हो जाए, यानी कि इस लेवल पे आ जाए। तो इस लेवल पे आने के लिए क्या होना चाहिए, डिमांड ज़्यादा
और सप्लाई कम होनी चाहिए, ठीक है। या एक्सचेंज रेट को रिड्यूस करना चाहता है, एक्सचेंज रेट क्या है, यानी कि डॉलर की वैल्यू को क्या करना है, कम करना है। तो डॉलर की वैल्यू कम कब हो सकती है, जब उसकी सप्लाई क्या हो जाए, सप्लाई जो है डॉलर की इंक्रीज हो जाए, ठीक है। सप्लाई इंक्रीज करनी है तो इंटरनेशनल मार्केट में, मनी मार्केट में सेंट्रल बैंक क्या करे, डॉलर की सप्लाई को बढ़ा दे, उसकी सेल कर दे। अब सप्लाई बढ़ेगी तो डॉलर की वैल्यू डाउन आ जाएगी, तो जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसकी वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है, और हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो हमारी करेंसी की वैल्यू का क्या हो गया, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू का एप्रिसिएशन, और जो दूसरी कंट्री की जो वैल्यू है उसकी, यूएस डॉलर की अगर बात करें तो उनकी करेंसी का क्या हो गया, डेप्रिसिएशन। अगर मान लो कि सपोज करो ऑन द अदर हैंड व्हेन द एक्सचेंज रेट नीड टू बी रेज्ड, एक्सचेंज रेट को क्या है, बढ़ाना है, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, यूएस डॉलर की डिमांड इंक्रीज हो जाए। डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम हो जाए, डिमांड इंक्रीज होगी तो फिर डॉलर के प्राइस भी इंक्रीज होंगे, तो डॉलर की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई, इससे हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू का क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो इसे हम मैनेज फ्लोटिंग कहते हैं। तो ब्रीफली मैनेज फ्लोटिंग is a exercise of sale and purchase of foreign currency by the central bank so that exchange rate is managed with the desired limit, ठीक है। फॉरेन करेंसी की सेल एंड परचेज से इंटरनेशनल मनी मार्केट में डिजायर एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग उसे मैनेज किया जाता है, इसे क्या कहा जाएगा, मैनेज फ्लोटिंग। नेक्स्ट इसमें आता है कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड फॉरेन एक्सचेंज, वाई फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल करेंगे आगे। तो आज आप इतना ही लर्न कर लो। ओके ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।